नमस्कार। देखिए, इतना विशाल मुगल साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों के दम पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वजह से सदियों तक टिका रहा। तो आइए आज इसी शक्तिशाली व्यवस्था की परतों को खोलते हैं। सवाल तो यही उठता है कि आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ। इतने बड़े इलाके, इतनी अलग अलग तरह की जनता, और इसका जवाब है एक मजबूत और बहुत ही सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आज इसी प्रशासनिक मशीनरी को समझते हैं जिसने इतने बड़े साम्राज्य को एक धागे में पिरोकर रखा। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम प्रशासन की नींव से शुरू करेंगे, फिर सेंट्रल कमांड को देखेंगे, उसके बाद प्रांतीय बनावट, फिर साम्राज्य के जो दो मेन पिलर्स थे उन्हें समझेंगे, और आखिर में शहर और न्याय व्यवस्था पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की नींव की। देखिए, बाबर और हुमायूं जैसे जो शुरुआती शासक थे, उन्हें एक स्टेबल सिस्टम बनाने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। उनका ज़्यादातर वक्त तो लड़ाइयों में ही निकल गया। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का असली आर्किटेक्ट अगर कोई था तो वो था अकबर। उसी ने एक ऐसा मजबूत और डिटेल्ड ढांचा तैयार किया जो कई पीढ़ियों तक चला। असल में कहें तो मुगल प्रशासन की कहानी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहां सारी की सारी पावर बादशाह के आसपास ही घूमती थी। मतलब सिस्टम पूरी तरह से राजतंत्रात्मक था, जहां शासक ही सबसे ऊपर था और हर फैसले का आखिरी सोर्स भी वही था। बादशाह मतलब पावर का एब्सोल्यूट सेंटर। सेना हो, पैसा हो या फिर न्याय, सब कुछ उसी के कंट्रोल में था। अकबर ने तो खुद को धार्मिक मामलों में भी सबसे ऊपर घोषित कर दिया था, जिससे ये पद और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। जाहिर है एक अकेला इंसान इतना बड़ा साम्राज्य तो चला नहीं सकता था, तो उसकी मदद के लिए एक पूरी टीम होती थी, एक्सपर्ट्स की टीम, जिसे विजारत या मंत्री परिषद कहते थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो थी दीवान या वजीर की। इसे आज के प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जैसा समझ सकते हैं। ये रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था और बादशाह के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता था। मीर बख्शी का पद बड़ा दिलचस्प है। वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड तो था, पर कमांडर इन चीफ या सेनापति नहीं था। ये जो छोटा सा फर्क है ना, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूर याद रखिएगा। वो कह सकते हैं आज के डिफेंस मिनिस्टर की तरह था, एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसका काम भर्ती, सैलरी और सेना का रखरखाव देखना था, ना कि युद्ध के मैदान में सेना को लीड करना। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को भी फटाफट देख लेते हैं। सद्र उस सुदूर, ये था धार्मिक मामलों का सलाहकार। काजी उल कुज़ात, नाम से ही पता चल रहा है, चीफ जस्टिस था। मुहतसिब का काम था ये देखना कि लोग नैतिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मीर आतिश तोपखाने यानी आर्टिलरी का हेड था, और दारोगा ए डाक चौकी ये इंटेलिजेंस और पोस्टल डिपार्टमेंट का हेड था। अब ये देखते हैं कि सेंटर की पावर लोकल लेवल तक पहुंचती कैसे थी। मुगलों ने एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की यानी एक चेन ऑफ कमांड बनाई थी, जो प्रांत से लेकर गांव तक फैली हुई थी। ये जो हायरार्की है ना, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे ऊपर था साम्राज्य। साम्राज्य को बांटा गया था सूबों में, मतलब प्रोविंस। सूबों को बांटा गया था सरकार में, यानी डिस्ट्रिक्ट्स। सरकार के नीचे थे परगना यानी ब्लॉक्स, और सबसे छोटी यूनिट थी गांव। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि साम्राज्य कैसे फैला। अकबर के टाइम में 15 सूबे थे, शाहजहां के टाइम में ये बढ़कर 18 हो गए, और औरंगजेब के राज में ये नंबर 20 तक पहुंच गया, जो कि सबसे ज्यादा था। हर लेवल पर अपने खास अधिकारी थे। जैसे सूबे का हेड होता था सूबेदार, सरकार यानी जिले का हेड होता था फौजदार, परगने का हेड था शिकदार, और गांव के लेवल पर मुकद्दम, चौधरी और रेवेन्यू के लिए पटवारी जैसे अधिकारी काम करते थे। देखिए, किसी भी साम्राज्य को दो चीजें मजबूत बनाती हैं, उसकी सेना और उसकी इकोनॉमी। तो अब हम मुगल साम्राज्य के इन्हीं दो पिलर्स पर फोकस करेंगे, मिलिट्री स्ट्रक्चर और लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मुगल सेना में मोटे तौर पर दो तरह के सैनिक थे। एक थे मनसबदारी सैनिक, जिन्हें मनसबदार मेंटेन करते थे, और ये मनसबदारी सिस्टम सिर्फ एक मिलिट्री सिस्टम नहीं था, बल्कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी था। दूसरे थे अहदी सैनिक। ये बादशाह की अपनी पर्सनल फौज थी, जिन्हें वो सीधे भर्ती करता था। साम्राज्य की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था जमीन से आने वाला टैक्स, यानी भू राजस्व। यही वो इंजन था जो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चलाता था, इसलिए इसका मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी था। उस जमाने में सिस्टम कितना एडवांस था, इसका अंदाजा आप इस क्लासिफिकेशन से लगा सकते हैं। जमीन को 4 कैटेगरीज में बांटा गया था: पोलुज, परती, चाचर और बंजर,
और टैक्स जमीन कितनी उपजाऊ है इस आधार पर अलग अलग होता था, जो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। किसानों की भी अलग अलग कैटेगरीज थीं। खुदकाश्त वो थे जिनकी अपनी जमीन होती थी। पाई काश्त वो थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे गांवों में जाकर खेती करते थे। और मुजारियान, ये वो किराएदार किसान थे जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि शहरों को कैसे मैनेज किया जाता था और जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता था, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। शहरों में कोतवाल का पद बहुत पावरफुल था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से लेकर मार्केट को रेगुलेट करने तक सब कुछ वही देखता था। उसे आज के पुलिस चीफ और सिटी मैनेजर का मिला-जुला रूप कह सकते हैं। जहां तक न्याय की बात है तो मुगल सिस्टम में कोई एक यूनिफॉर्म कानून नहीं था। बादशाही सबसे बड़ा जज होता था, लेकिन सजाएं काफी कठोर थीं। मौत की सजा देना तो आम बात थी। और हां, जैसे जैसे शासक बदलते थे, न्याय करने का तरीका भी बदल जाता था। तो हमने देखा कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही डिटेल्ड और पावरफुल स्ट्रक्चर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह स्ट्रक्चर हमेशा के लिए टिकने को बना था, या फिर इसकी अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटी में इसके बिखरने के बीज छुपे हुए थे। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।